कुमार तोमर जी इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, हमारे प्रोफेसर्स, स्टाफ, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए लोग, आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद और आभार कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं और हमें आपको कुछ बोलने का और आप हमें सुनने का जो अवसर है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पवन ने जिस प्रकार का क्रिएटिव प्रेजेंट किया है, वास्तव में मन मोह लेने वाला है। जादूगर का तो नहीं पता, परंतु निश्चित रूप से जिस प्रकार की अनुभूति हमें हुई है वो किसी मैजिक से कम नहीं है, जो जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है। और एक बार फिर से डॉक्टर पवन, डॉक्टर बिंदु और डॉक्टर मनीष को बधाई कि आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं जब इस कार्यक्रम के लिए जब मुझे डॉक्टर पवन ने बताया तो मैं अपने थॉट्स को भी लिख रहा था कि मुझे जब यहाँ बात करनी होगी तो मैं इस विषय पे अपने थॉट्स कैसे रखूँगा। तो अभी 2-4 दिन पहले हम लोग कश्मीर गए थे और कश्मीर हम इसलिए गए थे क्योंकि आज हमारे समक्ष भारत की जो काल गणना का एक मैकेनिज्म है, एक जो हमारा सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ जिस प्रकार से कैलेंडर की कैलकुलेशन होती है उसमें विक्रमी संवत आता है जो 2081 वर्ष पूर्व है। इसी प्रकार से दुनिया की सबसे प्राचीन काल गणना में एक और कैलेंडर सिस्टम आता है जिसे हम कहते हैं सप्तऋषि संवत। ये सप्तऋषि संवत 5100 वर्ष के में एंटर कर चुका है और इस साल नववर्ष हम लोगों ने तय किया कि हम कश्मीर में मनाएंगे। मैं जब यूनिवर्सिटी सिस्टम में नहीं था तो उससे पहले मुझे इसके बारे में जानकारी थी, तो मेरे अपने कुछ मेंटर्स थे जो इस दिशा में हमें थोड़ी सी गाइड करते रहते थे। तो मैं ट्रैवल करता था, IBM में मैं काम करता था, तो मैं कई जगहों पे जाके इसके बारे में बात करता था कि हमारे यहाँ 5100 वर्ष पूर्व का कैलेंडर सिस्टम है। तो मुझे किसी ने एक बार पूछा, कहा कि मिस्टर नेहरू, कैन यू टेल अस वन थिंग, did your people at that time had any telescope or any such equipment which could help them to really see the distance objects so closely, especially the movement of the astronomical and planetary positions? So it was a very difficult question because आज का जो material science है, it's based on evidence. It's based on, the research is based on evidence. Unless you see something, you can't believe unless you present. So evidence जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण सामने नहीं होगा तो आप उसे नहीं मानेंगे. So the research methodology is based on this. But my mentor had told me, and this was a great learning, भारत की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी थी बड़ी डिफरेंट थी. और हम जो कश्मीर गए उस स्थान का नाम था विचारनाग. ये बड़ी प्राचीन जगह है. विचारनाग का मतलब है जहाँ विचार करते हैं और नाग का मतलब है स्प्रिंग. यानी कई हजार साल पहले ऋषि मुनि जो कश्मीर में रहा करते थे वो इस स्प्रिंग के अराउंड बैठते थे और विचार करते थे. और विचार करके तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो मेथड था भारत का, उसमें एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं धारणा, ध्यान और समाधि. और वो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते गए और निष्कर्ष जो निकला ये निकला कि एक मैकेनिज्म है जहाँ पे आप किसी चीज के ऊपर अपना फोकस बढ़ाते हो तो आप थोड़ा ध्यान लगाते हो, और ध्यान लगाते हो तो आप उस चीज को समझने का एक प्रयास करते हो. अपने कॉन्शियसनेस में आपकी आंखें बंद होती है, आप उसको फोकस करते हो, स्लोली आपकी मेंटल इमेजिंग में आना शुरू हो जाता है और वो कुछ देर के लिए रहता है, फिर अपने नॉर्मल काम में आ जाते हैं. लेकिन जब ये प्रैक्टिस आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप उस प्रैक्टिस को एक धारणा की स्टेज पे लेके चले जाते हैं, जहाँ पे आप बहुत समय तक, यानी जो पहले थोड़े से समय के लिए, मान लीजिए आप किसी ट्री के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर आप प्लांट के साथ
अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, फिर जब आप डीपली कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप उस जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी यू आर द ऑब्जर्वर एंड द प्लांट इज द ऑब्जर्व, एक समय ऐसा आता है जब धारणा ध्यान से आप समाधि में एंटर कर जाते हैं, यानी वो एक ऐसी मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेज होती है जहां पे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी वो डिसअपियर हो जाती है, यानी ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व, एंड इन अ स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर बिकम्स द ऑब्जर्व, यू हैव द एबिलिटी टू रीड द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द प्लांट। ये बड़ी यूनिक सी बात थी, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रीडिंग, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर मेनी पीपल। फिर जब हम भारत में देखते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में हमें इस प्रकार की जो सिंबल्स हैं, इस प्रकार के जो आइडियाज हैं वो हमें मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो विचारनाग है, विचारनाग में भी सेजेस जो थे वो आते थे, बैठते थे, और बड़े पावरफुल सेजेस होते थे, उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस इतनी स्ट्रांग होती थी, वो सारे सेजेस बैठते थे और अपना ध्यान और अपनी धारणा और अपनी समाधि जो है वो आपकी जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसके ऊपर लगाते थे, और उसके बाद जब वो अपनी समाधि से बाहर आते थे तो फिर वो एक दूसरे से उनका ऑब्जर्वेशन पूछते थे, और वो ऑब्जर्वेशन को वो इकट्ठा बैठ के सारे लिखते थे, उसको एनालाइज करते थे, और उसके बाद आपका पंचांग बनता था। और वो पंचांग कितना एक्यूरेट है वो आज हम भी जानते हैं, हमें मालूम होता है कि आज कौन सा मंथ है, कौन सा डे है, सन कहाँ पे है, मून कहाँ पे है, कौन सा प्लैनेट कहाँ पे, उसके लिए हमें टेलीस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है। और ये अपने में एक बड़ी विचित्र प्रकार की जो एक मेथोडोलॉजी थी, जिस मेथोडोलॉजी के थ्रू वो इन सब चीजों को प्राप्त करते थे, और ये आपको भारत के विभिन्न इनोवेशंस में इस प्रकार की एक झलक देखने को मिलेगी। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि जो हमारा जो सिस्टम था वो इतना इवॉल्व था और इतना डिफरेंट था, जिसमें एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और उसके बाद उसके एनालिसिस के ऊपर बड़ा फोकस था, और उसका मेथड और मैकेनिज्म बड़ा डिफरेंट था। तो इसलिए अंग्रेज जो है वो चूक गए, क्योंकि उनका जो मेथड था वो बड़ा डिफरेंट था, वो बहिर्मुखी मेथड था, हमारा अंतर्मुखी मेथड था, इसलिए वो समझ नहीं पाए। और इसलिए हमने देखा 1835 में जो डॉक्टर साहब ने कहा मैकॉले मिनट्स में, कैसे उन्होंने अंकित किया कि भाई ये तो वो कहते थे ना व्हाइट मैन्स बर्डन है, इनके यहाँ तो वो सारा धकिया उससे हिसाब किताब है। 1835 से चलते चलते फिर अल्फ्रेड रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में इन चीज़ों को अंकित किया, और फिर बाद में 1858 या 54 में आपका इंडिया एजुकेशन एक्ट आया, और फिर एक हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई 1884 में, जिसमें ये कहा गया कि जो इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो अब डिक्लाइन होना शुरू हुई है। तो हमारे यहाँ की विचित्रता जो मुझे समझ में आती है, हमारे यहाँ का थॉट प्रोसेस वाज डीपली रूटेड इनटू धर्म एंड कर्म। ये फाउंडेशन थी, यानी आप कुछ भी करो तो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स है। जैसे हम कश्मीर में जाते थे तो हमने देखा है हर स्प्रिंग के आसपास आपको छोटा सा एक भगवान की कोई मूर्ति दिखाई देगी, पेड़ के नीचे आपको धागे बंधे दिखाई देंगे, वहां पे कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई मालाएं चढ़ा रहा है, कोई धूप बत्ती लगा रहा है। पहाड़ों के पीछे, जंगलों में आपको कहीं आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे वो प्रेयर प्लेसेस मिलेंगे, जहां हमारे एडल्ट्स कहते थे भाई यहाँ इसको गंदा नहीं करना, यहाँ फलाना भगवान होता है, यहाँ फलाना भगवान होता है। लेकिन जब इसके ऊपर थॉट लगाते हैं तो एक डायमेंशन ये भी निकल के आता है कि हमारे एंशिएंट लोग, जो हमारे पूर्वज थे, वो प्रकृति को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि वो समझते थे कि प्रकृति को आप प्रोटेक्ट करोगे तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। इसलिए आप किसी स्प्रिंग को प्रोटेक्ट करोगे तो पानी आपको साफ मिलेगा, आपका हेल्थ सिस्टम ठीक रहेगा। पेड़ पौधों को आप प्रोटेक्ट करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहाड़ों को आप ठीक रखोगे, नदियों को ठीक रखोगे, आप नेचर, फ्लोरा, फौना को आप प्रोटेक्टेड रखोगे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। मुझे लगता है कि हमारे लोग इस दिशा में सोचते थे, इसलिए हमारी जो शिक्षा
और शिक्षा की व्यवस्था थी वो बेसिक वैल्यूज के ऊपर थी। यानी सबसे पहले बच्चों को आप धर्म सिखाओ, आप उनको नेचर बताओ, आप उनका और नेचर के बीच का कनेक्ट क्या है पहले उनको ये समझाओ। जब वो ये समझेंगे कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचर इंपॉर्टेंट है, नेचर रहेगा तो हम रहेंगे, तब जाके वो जिस चीज को भी परस्यू करेंगे, चाहे वो साइंस को परस्यू करे, मैथ को परस्यू करे या लिटरेचर को परस्यू करे, वो उसमें नेचर को ही देख के उसको आगे बढ़ेंगे। यानी वो एटम बॉम्ब इंसान को मारने के लिए नहीं बनाएंगे, वो एटम की एनर्जी को इंसान की डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। तो ये फर्क था। यानी जहां वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन उसने आउटवर्ड कंफर्ट्स को अपनी प्रायोरिटी बनाया, यानी जितना भी आज रिसर्च होता है उसका आउटपुट ये है कि कैसे हम अपने आप को और कंफर्टेबल या कंफर्ट्स क्रिएट करें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल डिस्कम्फर्ट्स। लेकिन जो भारतीय पद्धति थी शिक्षा की, वो थी कैसे हम इंटरनल कंफर्ट्स को क्रिएट करें, और जब आप इंटरनली कंफर्टेबल होंगे तो एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य आ गया होगा, आप में वो सोच आई होगी, आप में उस प्रकार का विकास हुआ होगा। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन मैं समझता हूं जो आज की जो कंटेम्परेरी साइंस की एजुकेशन है और जो हमारी पद्धति थी शिक्षा की। तो इसलिए पहले एक अच्छा इंसान बने, उसके बाद वो कुछ भी अच्छा बने, वो अच्छा ही बनेगा, चाहे वो साइंटिस्ट बने, मैथमेटिशियन बने, प्रोफेसर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, आर्टिजन बने, कुछ भी बने, लेकिन अच्छा इंसान बनेगा। तो मैं कई लोगों से पूछता हूँ, क्या आप जानते हो कि भारत में इन चीजों को एम्फसाइज कैसे किया जाता था? तो हमारे यहाँ आप घरों में खेलते हैं स्नेक एंड लैडर। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ, ये स्नेक एंड लैडर की गेम कहाँ से आई, कौन से देश से आई? आप लोगों को मालूम है कौन से देश से आई है? एनीवन? किस कंट्री से हम स्नेक एंड लैडर को लेके आए हैं? क्या बोलते थे इस गेम को? इसको बोलते थे मोक्ष पदम, यानी मोक्ष का पथ। मोक्ष का पथ यानी इस गेम को ऐसे बनाया गया था कि जहां सांप काटता है वहां एक बुराई, और जहां सीढ़ी मिलती है वहां एक अच्छाई। यानी बच्चों को बचपन से ही मोक्ष पदम के द्वारा वर्च्यूज एंड वाइसेस के बारे में सिखाया जाता था। सीढ़ियां कम होती थी ओरिजिनल गेम में, क्योंकि अच्छाइयां बड़ी कम रहती हैं, बुराइयां बहुत ज्यादा होती है। तो उस प्रोसेस से बच्चे को सही और गलत के बारे में बताया जाता था। चेस खेलते हैं इंडिया में, चेस को शतरंज भी बोलते हैं। कौन से देश से आई? ये भी भारत की इन्वेंशन थी। भारत के ही हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इस गेम को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना था कि मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करना है, एबिलिटी टू प्लान, एबिलिटी टू स्ट्रेटेजाइज, एबिलिटी टू थिंक, वो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको डेवलप करने के लिए उसको बोलते थे अष्टपदा या चतुरंग। तो इस प्रकार के खेल खेल में ही बच्चों को संस्कार भी सिखाने, बच्चों को थिंकिंग एबिलिटीज भी सिखाने, ये बड़ी कमाल की चीज है। और इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला भारत के अंदर कितनी सारी इनोवेशंस, कितने सारे डेवलपमेंट्स, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में मैं एक पुस्तक पढ़ा, आपको भी रेफर करना चाहूंगा। एंगस मैडिसन एक ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो अगर आप कॉन्टूर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ें, आज भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का 6 से 7% है। लेकिन इस ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन ने अपनी पुस्तक में फर्स्ट सेंचुरी एडी से अंटिल 16-17 सेंचुरी तक का रिसर्च अंकित किया है, जिसमें उसने दुनिया की सारी इकोनॉमीज को स्टडी किया। और स्टडी करने के पश्चात उन्होंने लिखा कि भारत की इकोनॉमी फर्स्ट सेंचुरी एडी में लगभग 30 से 35% की थी। यही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है साउथ में, श्रीनी कल्याणरामन इंस्टीट्यूशन, उनका क्लेम है कि भारत की इकोनॉमी फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले 50% से भी ज्यादा की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेटल इकोनॉमी थी। और ये चीज गलत नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ देखिए स्टील या कॉपर या ब्रोंज या जिंक या लेड या टिन, इसको मैन्युफैक्चर करने की अपनी वुड स्टील तो आज भी फेमस है। और जिंक को डिस्टिलेशन करने का जो प्रक्रिया थी वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं थी।
आज भी आप कुतुब मीनार में जाएंगे तो वहां पे आपको आयरन डोम जो बना हुआ है, कितने हजारों सालों से अभी तक उसमें जंग नहीं लगता। मतलब जो मैकेनिक, जो प्रोसीजर था, जो प्रोसेस था उस टाइम का, उसके हिसाब से अगर देखें तो वी वर फार एडवांस इन टाइम। एंड द रीजन वाज जो हमारी शैक्षिक पद्धति थी। और यही नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखिए, जो हड़प्पन कल्चर है उसमें आज भी जो रिसर्च कहता है कि फ्लश सिस्टम था, सीवेज सिस्टम था, टॉयलेट्स हमारे उस समय के कैसे थे, रोड्स एंड बिल्डिंग्स कैसे बना करती थी। मैं आईबीएम के टाइम मुझे दुनिया घूमने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक इंस्टीट्यूशन देखा, चाइना में मैंने एक जगह देखी। ऑस्ट्रेलिया में मैं एक इंस्टीट्यूशन में गया, वहां पे एक प्रतिमा लगी हुई थी किसी महर्षि की। मैं नजदीक जाके गया तो नीचे लिखा हुआ था महर्षि सुश्रुत, फादर ऑफ सर्जरी। चाइना में मैं डालियन में था, डालियन में मैंने एक मूर्ति देखी। इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग आइडल, बट लगता था इंडियन। तो मैं नजदीक गया, लेकिन वो चाइनीज में लिखा हुआ था। तो देन आई कॉल्ड वन ऑफ माय चाइनीज मैनेजर था वहां पे, तो उसने पढ़ के मुझे बताया, नाम लिखा था कुमार जीवा। एंड कुमार जीवा कौन था? वो कश्मीर के एक राजा का पुत्र था, जो बहुत बड़ा स्कॉलर था, जिसने वेदों का, बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स का अध्ययन किया था, और चाइनीज भाषा में उसने ये डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करके उस समय के चाइनीज एम्परर को दिए थे। यानी चाइना के अंदर अगर ये जो हमारी यहाँ इंडियन फिलोसफी अगर वो डिसेमिनेट हुई, उसमें हमारे कुमार जीवा और ऐसे बहुत सारे और स्कॉलर्स हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। यही नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी का वेट्स एंड मेजरमेंट्स में जो स्केल हम यूज करते हैं, ये स्केल की इनोवेशन भारत की। ये बटन्स जो आज हम लगा रहे हैं, ये बटन्स की इनोवेशन भारत की है। आप कपड़े पहनते हैं, भारत को ब्लैक गोल्ड बोला जाता था एक स्थान में, क्योंकि यहाँ पे काली मिर्च और मसाले दुनिया से खरीदने के लोगों को मालूम ही नहीं था कि मसाले होते क्या है। वो बॉईल करके अपना खाना या फायर के ऊपर कुक करके खाना खाते थे। मसाले या खाने के जायका किसे कहते हैं, वो भारतीयों ने उनको सिखाया। और वो दुनिया जहां से यहाँ इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से मसालों को खरीदते थे। तो ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी, चाहे वो वेटनरी साइंस है, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत की प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत की प्लास्टिक सर्जरी तो इतनी फेमस है, एक टीपू सुल्तान के इंसिडेंट से। मैंने हंसाड़ है एक संस्था, ब्रिटिश आर्काइव्स को, मैंने उनको लिखा भी एक बार, और मैंने कुछ स्टेटमेंट्स, हमारे यहाँ आपने कभी देखा होगा कि कहीं पे लिखा होता है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स आती है, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर देते हैं, उसमें लिखा होता है कि मैकॉले का कहना था कि यहाँ पे लोग इतने समृद्ध थे कि चोरी नहीं होती थी, ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था। क्या आपने सुना होगा इस तरह की स्टेटमेंट्स? तो ऐसी कई स्टेटमेंट्स थी, मैंने हंसाड़ में एक बार लिखा। बहुत सारी स्टेटमेंट्स उन्होंने वेरीफाई की, बहुत सारी स्टेटमेंट उन्होंने वेरीफाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस टाइम पे मैकॉले हमारे पार्लियामेंट में नहीं थे। लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे आर वेरीफाइंग, which tells us कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल इकोसिस्टम था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। और वेरी रिसेंटली, अभी मैंने महीना 2 महीना पहले आई वाज रीडिंग कि भारत में काउ यूरिन को भी यूएस का एक पेटेंट मिला, 2 पेटेंट्स मिले हैं। और ये जो पेटेंट मिला है, ये बायो एनहांसर और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के लिए इस काउ यूरिन को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके और क्या परिणाम या क्या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में जिन जिन चीजों के प्रति अपना थॉट प्रोसेस लगाया, वो थॉट प्रोसेस आज भी कायम है, जिसको हम सनातन थॉट भी कहते हैं। लेकिन आप अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जाओगे तो उनके यहाँ कंटिन्यूस चेंजेस रही, जो भी थॉट उनके यहाँ आया उसमें थॉट में कंटिन्यूस चेंजेस रही। लेकिन हमारे यहाँ के थॉट प्रोसेस में बहुत कम आपको इस तरह की चेंजेस मिले। अब सवाल आता है कि हम इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्यों, व्हाई आर वी वांटिंग टू परस्यू इट? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर कोई थॉट प्रोसेस गहरे आघातों के बाद भी आज सस्टेन रह पा रहा है इन द टेस्ट ऑफ टाइम, वो भारत की एकमात्र थॉट प्रोसेस है जो सस्टेन हो पा रहा है, जब उसको हम बहुत सारे थॉट्स में टेस्ट करते हैं। तो कुछ मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है, जैसे आज आप अगर साइंस की ओर मुड़े तो अगर आप गूगल करें तो वहां पे आएगा अनआंसर्ड क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स इन साइंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एवर थॉट
कि साइंस में भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ तो बहुत सारे, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे इंजीनियरिंग से होंगे, साइंस से होंगे। क्या कोई बता सकता है व्हाट आर द अनआंसर्ड क्वेश्चंस इन साइंस? क्या नहीं यार, अटेम्प्ट कर लीजिए। सो मैंने 2-3 चीजें पिक की हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अनआंसर्ड क्वेश्चन इन साइंस इज नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? एक फंडामेंटल डिबेट चल रही है पूरी दुनिया में, इज ब्रेन एन आउटकम ऑफ कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस इज एन आउटकम ऑफ ब्रेन, एंड इट्स फंडामेंटली ए बिग डिबेट। लेकिन जो अब क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स के द्वारा जिस प्रकार के रिसर्चेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो यही इंडिकेट करते हैं कि ब्रेन इज एन आउटकम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कंटेम्परेरी साइंस नहीं मानता था। वो कहता था कॉन्शियसनेस इज एन आउटकम ऑफ ब्रेन। मैं एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ, और आजकल पिछले कुछ महीनों से, आई एम नॉट अ स्कॉलर ऑफ दैट बुक, बट मैं किसी अपने मेंटर के साथ बैठ के उस पुस्तक का अध्ययन कर रहा हूँ। उसका नाम है प्रतिभिज्ञ शास्त्र। ये मतलब मैं एक्साइट क्यों हुआ इस पुस्तक को देख के? हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा होगा, कॉग्निशन के बारे में पढ़ा होगा, परसेप्शन के बारे में पढ़ा होगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा होगा, जो डेनियल गोलमैन ने जिसके बारे में बात की। मैं हैरान हो गया कि आज से हजारों साल पहले कश्मीर के अंदर स्कॉलर्स ने इस कॉग्निशन को डिफाइन किया है और इसको सूत्रबद्ध किया है प्रतिभिज्ञ शास्त्र में। प्रतिभिज्ञ इज कॉग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ। और दूसरा साइंस जो भारत का सबसे प्राचीन, आज साइंस कहता है वी आर ह्यूमंस, मैटर इज फॉर्मेशन थ्रू वाइब्रेशंस। तो मैं हैरान हो गया, भारत का के अंदर ही स्पंद which is an alternate way of explaining vibration, यानी cognition and vibration, recognition and theory of vibration deep rooted in Kashmir Shaivism। मुझे कैसा लगता था शैविज्म, ये तो पूजा पद्धति, पाठ, भगवान, ये सब होगा। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा क्लोजली पढ़ना शुरू किया, आई वाज सरप्राइज्ड। और जहां मतलब वर्ड कॉन्शियसनेस इसको हम बोलते हैं, मतलब हमारे उस शास्त्र को जब आप पढ़ेंगे, मतलब उस साइंस को पढ़ेंगे, तो कॉन्शियसनेस इज नॉट द राइट वर्ड टू डिफाइन व्हाट कॉन्शियसनेस द कश्मीर शैविज्म और जो हमारा वेदांत है जो उसको एक्सप्लेन करता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस अपने में ड्यूअल है, यानी उसमें नोन एंड नोन है। कॉन्शियसनेस जो कंटेम्परेरी साइंस में कॉन्शियसनेस है वो है the more you know, the more you become aware. So you have to know something to increase your awareness. लेकिन consciousness of Shaivism और consciousness of Vedanta is not dual in nature. यह अद्वैत है, यानी knower and known दोनों एक ही में है। ये बड़ी different philosophy है। So they are very difficult for the contemporary science or psychology or other areas to define. So जैसे प्रतिभिज्ञ में एक पहला श्लोक है, वो कहते हैं चित्ती स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु। चित्ती यानी कॉन्शियसनेस। अब हमारा कॉन्शियसनेस कहता है नोवर एंड नोन है, जो मॉडर्न साइंस है। अगर आप डेनियल गोलमैन को पढ़ेंगे तो वो कहता है नोवर एंड नोन है। लेकिन जब आप चित्ती को समझने की कोशिश करते हैं, चित्त को समझने की कोशिश करते हैं, तो नोवर एंड नोन दोनों उसी में है। हमने शब्द शिव और शक्ति का यूज किया होगा, लेकिन शिव और शक्ति इमेजिनेशन में, क्योंकि हमारी भारत की एक पद्धति रही है वी पर्सोनिफाई एनर्जीज। तो इसलिए शिव को हमने एक रूप में दिखा दिया, उसके कुछ फीचर्स हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट करेंगे तो हमने कम्युनिकेट किया। वैसे शक्ति को कैसे कम्युनिकेट करें, विभिन्न फॉर्म्स में कम्युनिकेट किया। लेकिन जब आप चित्ती को समझने की कोशिश करते हैं तो इसमें इमेजेस है ही नहीं, और उसमें नोवर और नोन का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन, इट्स वन। अब इमेजिन कीजिए उस लेवल पर स्कॉलर्स का सोचना। और आज कंटेम्परेरी साइंस जो साइकोलॉजी में पढ़ता हूं, जब मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल सामने आते हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। क्योंकि वो अभी भी बाहर देख रहे हैं, वो अभी भी बाहर देख रहे हैं।
लेकिन इमेजिन कीजिए अगर इतना बड़ा खजाना उसके साथ जुड़ जाए और ये मल्टी डिसिप्लिन स्टडी कोई करे और कोई वेस्ट को कहे कि भाई इसके साथ इसको कनेक्ट करो। अब शुरू हो गए हैं। मैं अभी एक स्कॉलर को पढ़ रहा था, डोनाल्ड हॉफमैन। ही इज डूइंग एन एग्जाम्पलरी स्टडी इन कॉन्शियसनेस। वो खुद कहता है, वो क्लेम करता है, कभी गूगल कीजिएगा, डोनाल्ड हॉफमैन। ही सेज कॉन्शियसनेस इज फंडामेंटल। क्योंकि उसके वो खुद भी कहता है कि मेरे पास शब्द नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, इसलिए वर्ड कॉन्शियसनेस यूज कर रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप कंटेम्प्रेरी साइंस और जो हमारा भारत की पारंपरिक जो थॉट थी उसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक थॉट तो मैंने कॉन्शियसनेस वाला लिया, जहां पे आज आंसर ही नहीं है साइंस के पास। एक स्टेज के बाद साइंस आंसरलेस हो जाता है। यानी एक एक्सपेरिमेंट है अभी जिसको बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। और इन एक्सपेरिमेंट्स को नोबेल प्राइज मिला है 2022 में। और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, क्योंकि न्यूटोनियन जो थॉट था वो कहता था कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, डिटरमिनिस्टिक। यानी आपको अगर पता है कि फोर्स कितना है, मोमेंटम कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, तो और फोर्सेस को आप डिटरमाइन करके यानी ग्रेविटी को लेके आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज कितना दूर गिर सकती है। यानी इट्स अ डिटरमिनिस्टिक साइंस। लेकिन जो भारत या जो ये जो नए साइंस आए हैं, जो नए एक्सपेरिमेंट्स आए हैं, जो नोबेल प्राइज इसको मिला है, ये कहता है ये तो प्रोबेबिलिस्टिक है। क्यों प्रोबेबिलिस्टिक है? क्योंकि जब इन्होंने डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्होंने देखा एटम तो हमने जब बिगर लेवल पर देखा, जब फिजिकल लेवल पर एटम को स्टडी किया, जो न्यूटोनियन थॉट था उसने जो स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि यू कैन डिटरमाइन कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने सब एटॉमिक लेवल पर इसको स्टडी किया तो व्हाट दे डिड अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसको एक गन से फायर किया और सामने दो स्लिट्स किए। यानी आप अगर ये रूम है और ये प्रोजेक्शन यहां से हो रही है और बीच में उन्होंने एक वॉल लगा दी जिसके अंदर दो स्लिट्स यानी दो होल्स मान लीजिए लेंथ में कर दिए, और उस साइड में दूसरा स्क्रीन है जहां उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब यहां से उन्होंने गन से फायर किया तो नॉर्मल थॉट है कि जब आप फायर करेंगे तो आपको उस वाले साइड में क्या दिखेगा, दो लाइंस या दो होल्स। दैट्स अ नेचुरल वे ऑफ लुकिंग एट। But they recorded when they fired electrons on the other side, the electron behaved like a wave particle. और जब वो दूसरी साइड गया तो वहां मल्टीपल कंसेंट्रिक सर्कल्स उनको दिखाई दिया। सरप्राइज, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बेसिक प्रीमाइस को चैलेंज करता है। तो उन्होंने क्या किया, कैमरास लगा दिए when they were firing the electron through the gun, and to their surprise they were shocked. अब की बार जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट देखा दूसरे साइड से तो स्लिट बने हुए। तो they were surprised when the subatom was not observed, it was behaving like a wave particle, but when it was observed the wave was getting collapsed. So observation was creating an impact on the subatomic particle. तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को दूसरे तरीके से भी किया जिसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। उन्होंने उसी सब एटॉमिक को पार्टिकल के एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, यहां अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो दे थॉट वहां अलग रिजल्ट आएगा, यहां अलग रिजल्ट आएगा। तो देखकर शॉक, यहां जो रिजल्ट आ रहे थे उसका इंपैक्ट वहां के उस पार्टिकल में पड़ रहा था, वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था क्योंकि उस पार्टिकल को ये पता था कि मुझे कहीं पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं बट मेरे में कई त्रुटि हो सकती है बोलने में, वो आप अपने लेवल पर एक्सप्लोर कर सकते हो। उसका निष्कर्ष क्या निकला कि पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यानी अगर एक पे कोई इंपैक्ट होगा तो दूसरे पे भी हो, चाहे वो यूनिवर्स में कहां पे भी हो। और इन्हीं में से आपने अगर आइंस्टाइन को भी सुना होगा, टाइम डायलेशन की थ्योरीज भी तो इन्होंने ही दी। लेकिन आप टाइम डायलेशन को, मैं लास्ट में इसको कंक्लूड करना चाहूंगा,
टाइम डायलेशन, आप सब समझते हैं टाइम डायलेशन के बारे में, आपने जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, आइंस्टाइन ने तो 100-150 साल पहले इस टाइम डायलेशन के बारे में बताया। हमारे जो पुराण है उसमें कहानी है, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो, राजा ककुदमी और रेवती की, हजारों साल पुरानी कहानी, ककुदमी और रेवती की कहानी। राजा ककुदमी की पुत्री थी रेवती, रेवती का विवाह करना था और राजा बड़ा परेशान था कि मैं किससे विवाह करूं इसका। और उसके राज्य में बहुत सारे शूरवीर थे, तो वो बहुत ही कंफ्यूज था। तो उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूं। और वो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कहीं बिजी थे, 2-3 दिन वेट करना पड़ा। और जब 3 दिन बाद ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने उनसे पूछा क्या कारण है आपको मेरे से मिलने का। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मिलने इसलिए आया हूँ, मेरी पुत्री जो है उसका मुझे ब्याह करना है और ये लोग हैं, मुझे आप बताएं कि इन लोगों में से मैं किससे अपनी पुत्री का ब्याह करूं। तो ब्रह्मा जी हंस पड़े। तो उन्होंने कहा आप हंस क्यों रहे? बोला मैं हंस इसलिए रहा हूं जिनकी बात तुम कर रहे हो अब ये तो है ही नहीं। यानी उन 3 दिनों में 3 मिलीनियंस या 300 साल या कई सौ साल गुजर चुके हैं, दे आर ऑल ओवर। तो फिर उस कहानी का जो नेशनल एंड में निकलता है, उसकी शादी को उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अभी इस समय इस युग में वहां बलराम है, कृष्ण का भाई, अपनी पुत्री का विवाह उससे कराएं। वो एक कहानी है कितने साल पुरानी, लेकिन इसको आपने अगर इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी क्रिस्टोफर नोलान की, किसी ने देखी है इंटरस्टेलर मूवी? यहाँ आपने देखी है? आपने देखा है कि वर्म होल्स के बारे में कैसे उस मूवी के बारे में मतलब वो दिखाएं तो सही। हमारे उपनिषदों में या हमारे पुराणों में ये कहानी अंकित है, ये तो कहानी। अब वर्म होल की कहानी क्या है? क्रिस्टोफर नोलान मेटाफिजिक्स को या साइंस फिक्शन को आप बोले वो प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के साथ, जिसको अवॉर्ड मिला मूवी को, ये दिखा के कि इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में वो व्यक्ति जाता है। कैसे? अब मान लीजिए ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का एक कोना है और ये यूनिवर्स का दूसरा कोना है। तो हम टाइम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इस कोने से इस कोने में जाने में समय तो लगेगा। लेकिन अगर ये यूनिवर्स वर्म होल्स के थ्रू जाया जाए, यानी अगर ये यूनिवर्स ही ऐसे हो जाए, टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो आप एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में एंटर कर सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट है वर्म होल्स का, और ये हमारे यहाँ कितने हजार साल पहले कहानी के रूप में हमारे सामने अंकित किया गया। ऐसे कई कहानियां हैं। ये छोटी हमारे यहाँ क्या है, जो मैंने समझा है, हमारे यहाँ जैसे वेद है, पुराण है, तो हमारे यहाँ जो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है वो बड़े डिफिकल्ट है। वो इतने डिफिकल्ट है कि आम आदमी को समझ में नहीं आती, तो उनको बड़े आसानी से समझाने के लिए कहानियों का प्रयोग किया गया है। तो लेकिन जब हम सिर्फ कहानियों के अंदर ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि रियलिस्टिक है ही नहीं, लेकिन उसके पीछे की जो फिलोसफीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना लंबा है, मैं एंड नहीं कर सकता। लेकिन मैंने इसमें 2-3 चीजें जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं ये एरिया मैंने नोविस, मैं बड़ा स्टार्टर हूँ अभी, मतलब मैं एक बिगिनर हूँ इस फील्ड में, तो मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो मैं जहाँ मुझे कोई मिल जाता है, कोई एक्सपीरियंस, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कुछ समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए अगर मेरे में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में मेरा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, मैं एक बिगिनर हूँ। लेकिन जो मुझे लगता है कि आज इसकी स्कोप इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी में फिनोमिनल है, और हमें ये एरियाज को लेकर इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। जैसे साइंस में आप क्वांटम मैकेनिक्स, सांख्य और नेचर ऑफ रियलिटी, इसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में हमारे यहाँ पे कितने सारे शास्त्र हैं, जैसे यंत्र सर्वास्वा है या विमान शास्त्र है, ऐसे कई चीजों के बारे में बताया जाता है, उसको पढ़ा जा सकता है।
उसको आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में उसको अलाइन करने का प्रयास किया जा सकता है, उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। साइकोलॉजी है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अंतःकरण। हम शब्द अंतःकरण यूज करते हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमें बड़े बड़े ट्रेडिशनल शब्द लगते हैं। साइकोलॉजी में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसको परसेप्शन के रूप में आप बोलिए, इमोशंस के रूप में बोलिए, फीलिंग के रूप में बोलिए। तो ये जो कॉग्निटिव लेवल पर आज रिसर्च होता है और जो हमारे यहाँ रहा है, क्या इसको इकट्ठा देखा जा सकता है? एक नया डायमेंशन निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा क्या निकलेगा, पर एक नया थॉट प्रोसेस निकल सकता है, जो हो सकता है कि आज के मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने में बड़ा सहयोगी हो। इसी तरह से हमारे मैनेजमेंट में मान लीजिए अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र के बहुत सारे डायमेंशन हैं, प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, फाइनेंस है, बहुत सारी चीजों को इसके ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नेंस को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, पब्लिक पॉलिसी को इसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड है, मेडिसिन है, एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो भारत की जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे कभी कभी दिखती है वो है कि ये सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव है, और ये ट्रांसेंड करता है सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स को। ये सबके लिए बराबर है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक वर्ग के लिए इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हर किसी वर्ग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इसका मेथड और मॉडलिंग बड़ी डिफरेंट है। और सबसे बड़ी चीज जो अंत में मैं कहूंगा कि ज्ञान विज्ञान तो हमें बाहर के नॉलेज में मिलता है, लेकिन जीवन दर्शन वहां नहीं मिलता। जब ज्ञान विज्ञान और जीवन दर्शन को समाहित करके हम देखना शुरू करेंगे, हमारा दृष्टिकोण न केवल अपने प्रति, हमारे साथ जो बाकी लोग हैं उनके प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, इस प्रकृति के प्रति बदल जाता है। और जिस समय ये दृष्टिकोण बदल जाता है, मैं और आप में कोई फर्क नहीं रहता। ये पूरा विश्व जो है एक व्यक्ति के रूप में, एक फैमिली के रूप में हम देख पाते हैं। और ये इस विश्व के लिए जो आज युद्ध से ग्रस्त है, इतनी बड़ी त्रासदियों से ग्रस्त है, मुझे लगता है भारतीय नॉलेज सिस्टम में जाना बहुत कारणों से बहुत जरूरी है, हमारे कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए भी बहुत जरूरी है। फिर से कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।